नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज फील द थ्रिल में एक बार फिर हम बात तो ट्रंप पे ही करेंगे, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि एंगल अलग हो, लैंडस्केप अलग हो, और क्योंकि तमाम तरीके के डेवलपमेंट आ चुके हैं। ग्रीनलैंड को लेकर थोड़ा सा रुख उनका बदला है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री के साथ यूएस का जो रिफ्ट चल रहा है उस पर बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि जो ये अपने तरह का यूएन, डुप्लीकेट यूएन बनाने की जो कोशिश है बोर्ड ऑफ पीस की, उसके पीछे की क्या रणनीति है। क्या अपने रिटायरमेंट प्लान को तैयार कर रहे हैं ट्रंप। इसके साथ साथ अगर मैं हाँ बोलूं तो तुम्हें हाँ बोलनी है, और अगर मैं ना बोलूं तो तुम्हें ना बोलनी है। और इसी बीच में एक असमंजस में पाकिस्तान भी फंस चुका है। भारत अभी भी चुप नजर आ रहा है। तो क्या कुछ हुआ डाबोस में, उससे लेकर सारी एबीसीडी आज हम डिकोड करेंगे अपने फील द थ्रिल में। मैं स्वागत करती हूं, मेरे साथ तमाम गणमान्य गेस्ट मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम तीनों से इन तमाम इंटरनेशनल अभी जो चल रहा है उस पर पूरी बात अलग तरीके से समझेंगे। मेरे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप कैप्टन यूके देबनाथ जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संदीप यादव प्रोफेसर डीयू हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देबनाथ साहब, अब बात ट्रंप साहब ने कहा कि भाई ग्रीनलैंड तो मुझे चाहिए, लेकिन हाँ मैं मिलिट्री फोर्स यानी उंगली टेढ़ी नहीं करूंगा। कल तक वो टेढ़ी कर रहे थे, अब वो टेढ़ी नहीं करेंगे, और वो कह रहे हैं कि वो तो हमारा हक है। अब अच्छा ये है कि बातचीत से मामला सुलझ जाए। मैं मिलिट्री प्रेशर भी नहीं करूंगा, मिलिट्री फोर्स भी नहीं भेजूंगा। ये यू टर्न कैसा? कल तक तो वो कॉलर पकड़ने वाली स्थिति में थे और आज एकदम थोड़ा साइलेंट। हालांकि मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मैन है, कुछ भी कह सकते हैं, कल कुछ और कह देंगे। अदिति, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल ये उनका रंग है, मैनेजमेंट टेक्निक है। मैं एयरफोर्स में था, हमेशा हमें सिखाया गया कि दुश्मन को पता नहीं लगना चाहिए कि आपका अगला कदम क्या होगा। आप दाएं जाएंगे बाएं जाएंगे, पता नहीं होना चाहिए दुश्मन को। पहले उसको थोड़ा सा पीछे धक्का दे दो, कुछ ऐसे करके, ताकि वो घबरा जाए, सक पका जाए। अब उन्होंने कहा मैं ग्रीनलैंड पर फौज भेजकर कब्जा कर लूंगा। हम सबको मालूम था, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मिलिट्री मैन हैं, सबको मालूम था कि ये उनकी दूसरों को यानी डेनमार्क को बैकफुट में डालने का एक तरीका था। फिर देखिए 4 दिन से उन्होंने कितनी अच्छी तरह से अपने को लिया है कि मैं ग्रीनलैंड को खरीद लूंगा। हमें भूलना नहीं चाहिए, अमेरिका में तो ये टेक्निक पुरानी है, सदियों साल। आज से 150 साल पहले अमेरिका ने अलास्का को पैसे देके खरीद लिया था रूस से। ल्यूजियाना अमेरिका का स्टेट है, विशाल, उसको भी अमेरिका ने पैसे देके फ्रांस से खरीदा था आज से 200 साल पहले। पुराना टेक्निक है। वर्जिन आइलैंड्स अमेरिका ने पैसे देके स्पेन से खरीद लिया था। तो वो पुराने हथियार गृह से पुराना तीर निकालकर छोड़ रहे, खरीद लो। अच्छा, एक और चीज बताऊं, खरीदेंगे तो तब जब डेनमार्क बेचने के लिए राजी हो। अब इन्होंने चतुराई से क्या किया, कल रात से क्या बोल रहे हैं, इनको पता लग गया कि डेनमार्क बेचेगा नहीं, क्योंकि फिर यूरोपियन यूनियन में, नेटो के दूसरे देशों में थू हो जाएगी। डेनमार्क की तो सरकार ही गिर जाएगी अगर वो बेच देगी तो ग्रीनलैंड को। तो अब ये क्या, तीसरा पैंतरा जो कि काम करेगा, वेनेजुएला में काम कर गया। अब इन्होंने वहां पर अपने CIA के एजेंट्स को छोड़ दिया है कि ग्रीनलैंड में जो 65,000 लोग हैं, इनमें से जो पॉलिटिशियंस हैं, टॉप लीडर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सबसे बड़ी बात है ग्रीनलैंड में जो उनकी पॉपुलेशन में इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको पकड़ो और ग्रीनलैंड में ही आस्ते आस्ते एक माहौल तैयार करो कि यह लोग एक वोटिंग करके अमेरिका से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे हम बोलते हैं ना प्लेबिसाइट, तो ऐसा माहौल तैयार करो कि ग्रीनलैंड की, बाय द वे ग्रीनलैंड को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी हुई है डेनमार्क की सरकार ने, कि वहीं पे एक प्लेबिसाइट जैसा करा लो। ग्रीनलैंड में ही 65,000 लोग वोट देंगे, उसमें से 40,000 लोग ऐसा वोट देंगे कि वह अमेरिका ज्वाइन करना चाहते हैं। मास्टर स्ट्रोक। देबनाथ साहब कह रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि खुद ग्रीनलैंड पैरों से चल के गोद में बैठ जाए अमेरिका के? ऐसी स्थिति लग रही है आपको? देखो, मुझे तो अदिति नहीं लग रहा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य आप देख रहे हैं इस समय, यूरोपीय देश हो चाहे नाटो हो, यूरोपीय देश की क्या भूमिका रही 70 के दशक से आप देखेंगे लगभग
अब तक अमेरिका के साथ यूरोपीय देश खड़े हुए थे। सोवियत संघ को तोड़ने में किसकी भूमिका रही? सब भूल गया अमेरिका। फ्रांस के साथ क्या स्थिति थी, इंग्लैंड के साथ क्या स्थिति थी, हम तो बहुत नीचे आ रहे हैं। जो देश हमेशा अमेरिका के साथ कदम से कदम मिला के गलत सही जो भी निर्णय लिया उसके साथ खड़े रहे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जितनी भी बनी, किसने बनाई और उन्होंने किस तरीके से कार्य किया, ये सब लोग जानते हैं। आज जो बोर्ड ऑफ पीस उन्होंने बनाया, उसका मकसद क्या है? संयुक्त राष्ट्र परिषद ने का गठन किस वजह से हुआ और कितना उसने क्रियान्वयन किया, ये सब लोग हम जानते हैं। तो जब हम इस सब पे पूरा थोड़ा थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो अमेरिका के बारे में सब समझ में आ जाएगा। ट्रंप आज खुल के खेल रहे हैं। अन्य राष्ट्रपति जो देव सर बता रहे थे कि बहुत कूटनीतिक तरीके से चालें चली जाती हैं जहाँ तक कि दुश्मन को न पता चले, वो सब अमेरिका करता आया। वो ट्रंप साहब खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट की आप रिपोर्ट देखिए कि पहले कार्यकाल में 3753 बार झूठ बोला एक राष्ट्रपति ने। कम है क्या? एक आवाज। अच्छा, दूसरी चीज आप देखिए, आजकल व्हाइट हाउस से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है क्या? पहले वहां का प्रवक्ता ही का कहना ही बहुत बड़ी बात होती थी। आज राष्ट्रपति को सुनने के लिए कोई देश तैयार नहीं है, और इसलिए तैयार नहीं है कि एक एक दिन में एक एक प्रकरण पर 3-3 बार उन्होंने पलटी मारी है। सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम को कुछ। बिल्कुल, हाँ कौशिक साहब, मैंने भी आपने जो कहा, मैंने भी एक इंटरनेशनल डिबेट देख रही थी, तो अमेरिकन चैनल था, टीवी था, उसमें चाइनीज़ बिजनेस एक्सपर्ट बैठे हुए थे। तो अमेरिकन एंकर ने कहा कि क्या करेंगे आप अगर हम ट्रेड नहीं करेंगे आपके साथ? तो उन्होंने बड़े खुले तरीके से कहा कि मत कीजिए, जब आपका मार्केट हमारे लिए नहीं खुलेगा तो हमारा भी नहीं खुलेगा। और दूसरी बात है कि हमारे पास दूसरे विकल्प हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आऊँगी, उन्होंने कहा हमारे पास दूसरे विकल्प हैं। और ये भी कहा कि भैया ऐसा है, भूलिए मत, 5000 साल पुरानी संस्कृति है चाइना की और आपकी 250-300 साल पुरानी, और अभी तो हम और 5000 साल रहेंगे। तो ये जो आपकी बात कर रहे हैं कि वो जो एक ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट डेफिसिट, वो जो एक हल्कापन आने लगा है, भले ही इसमें बहुत टाइम लगेगा, भारत भी चुप है। तो कुल मिला के मैं भारत के एंगल से, सर डावोस में जो हुआ पूरा ये तमाम इकोनॉमिक फोरम रहा, इसके पीछे के 5 मुख्य उद्देश्य और इसका रिजल्ट जो है वो क्या निकला सर? रिजल्ट तो अभी मैंने उस तरह से तो नहीं कहा जा सकता, असेसमेंट इस तरह से चल रहा है, लेकिन दावोस हाइलाइट्स तो अभी 2-3 वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं उसमें आपने देखा गीता गोपीनाथ का, वो कह रही हैं कि भारत में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा एक समस्या है। और एक्चुअली जब आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है ना, इफ़ेक्टिव तभी हो पाएंगी जो आपके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैंने एक तरह से उसका निवारण हो, या वो एक तरह से उसको ठीक से देखा जाए, उसको केयर किया जाए। तो वो कह रहे हैं कि 18% मौतें जो हैं वो पोल्यूशन से हो रही हैं। उनका आंकड़ा है, ये पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दूसरा मसला जो है वो है रघुराम राजन का। उन्होंने साफ साफ कहा कि अमेरिका ने टैरिफ पाकिस्तान पर लगाया 18 से 19%, भारत पर लगाया 50%, और हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारी अमेरिका से दोस्ती है और उसके बावजूद इस किस तरह का टैरिफ है। बात बात पे वो कहते हैं कि हम 500% का टैरिफ लगा देंगे। तो इंडिया को क्या है कि एक स्टैंड लेना होगा क्लियर कट, क्योंकि जिस तरह से जो अमेरिका के साथ भारत का व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है, हम उनको बहुत एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट बहुत कम नाम मात्र का करते हैं। इनफैक्ट हम चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट एकदम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे सामान की उधर डिमांड नहीं है। लेकिन अमेरिका में हमारा, जैसे आप देखिए, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी हो, चाहे टेक्सटाइल्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो और भी चीज़ें हों, ये जो चीज़ें हैं वो हम उनको बहुत बेचते हैं। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए प्रॉन मछली का, भारत उसका एक बड़ा एक्सपोर्टर है अमेरिका को। अब दिक्कत यह है कि एक्चुअली अमेरिका में जब टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं 50%, तो हमारा सामान महंगा हो गया है। स्वाभाविक है कि अमेरिका का जो व्यक्ति है वो खरीदेगा कम, डिमांड कम हो गई है। तो हमारा जो बहुत सारा माल है, चाहे वो प्रॉन का हो और बाकी चीज़ें, वो रसिया जैसे मार्केट में, तो रसिया मार्केट कितना है, 12 करोड़ की आबादी है, छोटा सा देश है। अमेरिका 34 करोड़
की आबादी है, ज़्यादा ही होगी, और दुनिया के 33% 34% के आसपास, 33% के आसपास धनी लोग रहते हैं अमेरिका में। अमेरिका एक बड़ी इकोनॉमी है, तो वो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित कर रही है। अब इस पर जो हमारे लोग गए हुए हैं, अभी कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का इंटरव्यू चल रहा है कि नहीं, आसाम के लिए बहुत किया है, तो ये तो अभी 1-2 दिन बाद ही चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन भारत की जो चुनौतियाँ हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ लगाने से 18 से 19% हमारा जो व्यापार है वो प्रभावित हुआ है एक्सपोर्ट का।